हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बच्चों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में दो लॉज होते हैं। देयर आर टू लॉज। पहले लॉज में क्या कहता है कि अगर कहीं रिफ्रैक्शन प्रोसेस हो रहा है तो उसमें जो इंसिडेंट रे होगा, ये आपका हो गया बच्चों इंसिडेंट रे, और ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया बच्चों आपका नॉर्मल लाइन। क्या बोलता है फर्स्ट लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इंसिडेंट रे को बोर्ड पे बना रहा हूँ, रिफ्रैक्टेड रे को भी अगर बोर्ड पे बना रहा हूँ और नॉर्मल लाइन को भी बोर्ड पे ही दिखा रहा हूँ, तो ये हो गया सेम प्लेन। लेकिन अगर मैं रिफ्रैक्टेड रे को बोर्ड से बाहर निकाल दूँ बच्चों, तो यहाँ पे प्लेन चेंज हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाइन ये सारे के सारे किस में होने चाहिए? सेम प्लेन में होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है। सेकेंड लॉ क्या है बच्चों? सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है बच्चों? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? तो हमें पता है कि नॉर्मल लाइन से इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसी को कहते हैं क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल लाइन और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे साइन आई और साइन आर हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसपे स्नेल साहब ने फोकस्ड किया कि आपको जब भी ये कांस्टेंट वाला टर्म लगाना है बच्चों, तो आपको ये ध्यान देना है कि मीडियम नहीं चेंज होना चाहिए। अगर मान लीजिए मीडियम वन जो आपका है वाटर है, क्या है बच्चों? वाटर। और मीडियम टू जो आपका है वो क्या है? ग्लास है। तो अगर हमको स्नेल्स लॉ को अप्लीकेबल करना है तो हमेशा मीडियम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। स्नेल्स लॉ बोलता क्या है? रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। यही है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ। इसको अगर थोड़ा सा डीप में समझें तो क्या होगा? अगर हम यहाँ पे तीन डायग्राम, कुछ और डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये हो गया नॉर्मल लाइन, यहाँ पे हो गया ऐसे और ऐसे, है ना। फिर यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे ये आई होगा, यहाँ पे ये आर होगा, यहाँ पे ये आई होगा और ये यहाँ पे आर होगा, है ना। अगर इसको हम लोग I1 से डिनोट करें तो ये क्या हो जाएगा? R1। इसको अगर I2 से डिनोट करें तो R2। इसको I3 से डिनोट करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? R3। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मीडियम जो है तीनों रिफ्रैक्शन के लिए क्या है? सेम है, वाटर एंड ग्लास। लेकिन एंगल चेंज हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी चेंज हो रहा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन I1 अपॉन साइन R1 बराबर होगा साइन I2 अपॉन साइन R2 के, बराबर होगा साइन I3 अपॉन साइन R3 के। अगर मान लीजिए कि इसका वैल्यू हमको दे दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे दिया पहले वाले के लिए, और वैल्यू जो आया वो आया 0.4, तो सेकेंड वाले के लिए भी साइन आई अपॉन साइन आर क्या आना चाहिए? 0.4 ही आएगा। थर्ड वाले केस के लिए भी साइन आई अपॉन साइन आर क्या आना चाहिए? 0.4 ही आएगा। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो बच्चों ये था आपका स्नेल्स लॉ, जो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा? अगर ध्यान करें तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी सेम प्लेन में ही रहते हैं। और सेकेंड क्या बोला? रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर विल बी ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडियम। मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए, मीडियम हमेशा सेम रहेगा। तो जो साइन आई अपॉन साइन आर का वैल्यू आएगा हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। थैंक यू सो मच।